हेलो एवरीवन, वेस्ट लॉ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच में एक प्रतिभाशाली छात्रा प्रियंका उपस्थित हैं, जिन्होंने पीसीएस जे 2022 की परीक्षा में सफलता अर्जित करके सिविल जज बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। तो प्रियंका, कैसा लग रहा है सिविल जज बनकर आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत फैमिली का नाम बहुत रोशन हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है। सभी लोग के कॉल्स आ रहे हैं, सब बधाइयाँ दे रहे हैं दूर दूर से, तो उसमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो प्रियंका, आपकी जब हम जर्नी की बात करते हैं, जब आपने 22 वर्ष की उम्र में ये सफलता हासिल की, तो आपको बहुत लंबे समय तक इस तैयारी को नहीं करना पड़ा। तो नॉर्मली हम देखते हैं कि बच्चे 25 वर्ष 30 वर्ष की अवस्था तक जाकर ही सफलता अर्जित कर पाते हैं। तो आपकी मैं सबसे पहला प्रश्न मेरा ये रहेगा कि आपकी जो प्राइमरी स्कूलिंग जो है और जो आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया, आप किस जिले से ताल्लुक़ रखती हैं, हमारे बच्चों को आप बताएँगी? सर स्कूलिंग मेरी होम डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से ही की है। फिर सर बीए एलएलबी सर यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी अम्बेडकर लॉ कॉलेज से किया है। एंड फिर प्रिपरेशन में लग गई, तो 3rd ईयर से प्रिपरेशन शुरू कर दिया था। जब तक कंप्लीट हुआ मेरा 2021 में एलएलबी कंप्लीट किया सर, तब तक मेरी प्रिपरेशन। तो ये जो आपने एक डिसीज़न लिया था कि ड्यूरिंग योर कोर्स जो पर्टिकुलर आपका ग्रेजुएशन चल रहा था, उसी में आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, तो इससे आपका जो तैयारी का जो समय था उसे आपको बचाने में हेल्प मिली। तो आफ्टर ग्रेजुएशन इट इज़ बेटर टू स्टार्ट प्रिपरेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ग्रेजुएशन, बेसिकली यू आर व्हाट ट्राइंग टू से। यस। अच्छा प्रियंका, आपके कितने अब परिवार के बारे में बताइए, आपके फादर्स के बारे में बताइए, पिताजी क्या करते हैं, कितने भाई बहन हैं आप लोग? हाँ सर, मेरे पापा एडवोकेट हैं सर। लॉ बैकग्राउंड रहा है फैमिली से ही। एंड एक भाई हैं जो जिन्होंने लॉ ग्रेजुएट है, एलएलएम भी कर चुके हैं एंड सर सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही है। इसमें एक सिस्टर है, उनकी शादी हो चुकी है एंड मम्मी होंगे। अच्छा, तो मतलब आपके परिवार में बेसिकली कोर्ट का थोड़ा सा माहौल रहा है। तो इंस्पिरेशन आपको यहीं से मिली कि किसी को देखकर आप इंस्पायर हुई कि मुझे भी सिविल जज बनना चाहिए? सर पापा एडवोकेट हैं एंड सर मेरी फैमिली में और भी जानने वाले चाचा हैं, चाची हैं, बुआ हैं, वो भी सिविल जज हैं। वो भी सिविल जज? उन्हीं को देखकर सर इंस्पिरेशन। सिविल जज बनने की। तो आप जब ने बताया कि आप ग्रेजुएशन के दौरान ही आपने तैयारी कर ली थी, तो इस दौरान आपने किसी कोचिंग संस्थान से मार्गदर्शन लिया या आपने सेल्फ स्टडी करके ही ये सारी प्रिपरेशन की? नहीं सर, लॉ स्टार्ट करने के बाद 3rd ईयर से कोचिंग ज्वाइन कर ली थी वैद आईसीएस लखनऊ। एंड सर वहाँ के टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहा, सर आपका बहुत सपोर्ट रहा, दीपक सर, अमित सर एंड अभिषेक सर, खास करके सब सर सारे टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहा। उन्हीं के हेल्प से सर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाई। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था Yes. और आपने पहले ही प्रयास में सफलता अर्जित की। Yes. ये तो बहुत ही सुखदाई बात है कि पहले ही प्रयास में इतनी कम उम्र में आपने सिविल जज बनने का एक सौभाग्य प्राप्त किया। मैं बात करता हूँ इस परीक्षा में, अगर हम इस परीक्षा को 2 भागों में विभाजित करें, तो एक इसमें लॉ का सेक्शन आता है, दूसरा इसमें जीएस का सेक्शन आता है। दोनों का वेटेज की बात करें, किस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, किस पर कम ध्यान देना चाहिए? एक आमतौर पर लॉ के बच्चों में ये भी एक धारणा रहती है कि लॉ पर उनका फोकस ज़्यादा रहता है और जो जीएस के सब्जेक्ट्स हैं उन पे फोकस कम रहता है। तो क्या ये धारणा सही है कि कंपैरेटिवली हल्की फुल्की तैयारी करके जीएस की तैयारी की जा सकती है और पूरा का पूरा ध्यान लॉ पर रहना चाहिए, कि जीएस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है? सर बिल्कुल सर, जीएस पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि मोस्टली लॉ के बच्चे होते हैं लॉ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जीएस पे बहुत कम देते हैं, जो कि सर वो थोड़ा सा हानिकारक हो सकता है। क्योंकि लॉ पढ़ रहे हैं तो लॉ तो सभी का तैयार हो ही जाता है, बट जीएस में दिक्कत होती है। तो शुरुआत से जीएस पे भी इक्वली ध्यान देना चाहिए। अगर जीएस अच्छा है तो सर नंबर स्कोर कर सकते हैं हम ज़्यादा और आसानी से भी सिलेक्शन हो सकता है। तो यानी कि जो लॉ में जो नंबर आते हैं लगभग हम कह सकते हैं उसमें वेरिएशन ऑफ मार्क्स उतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जीएन में वेरिएशन ऑफ मार्क्स काफ़ी ज़्यादा रहता है और ये सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन के बीच में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा, बच्चे जो हमारे जानना चाहते हैं कि आपके प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी, मेंस की स्ट्रेटजी और इंटरव्यू की स्ट्रेटजी, आपने कुछ रणनीति बनाई होगी कि मुझे प्रीलिम्स इस हिसाब से तैयार करना है, मेंस इस हिसाब से तैयार करना है और इंटरव्यू के लिए जो आपका जो पर्सनालिटी टेस्ट है उसको हम इस तरह से फेस करेंगे। तो उसके बारे में बताइए कि कैसे आपने रणनीति बनाई थी?
सर जो मैंने प्रिपरेशन की करना भी चाहिए, ऐसे हमें लगता है कि सर मेंस की शुरुआत से ही तैयारी की जाती है। जब से हम कोचिंग ज्वाइन करते हैं या सेल्फ स्टडी भी करते हैं तो मेंस बहुत अच्छा तैयार होना चाहिए, आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से करनी चाहिए। प्रीलिम्स भी साथ-साथ पढ़ते रहना चाहिए, बट प्रीलिम्स अगर एग्ज़ाम के आप 2 या 3 महीने पहले अच्छे से पढ़ते हैं तो प्रीलिम्स हो जाएगा सर, क्योंकि प्रीलिम्स क्वालीफाइंग होता है, उसमें हमें टॉप नहीं करना होता है। मेंस में जितना अच्छा नंबर ले आएँगे उतनी अच्छी रैंक मिलेगी, उतना अच्छा सिलेक्शन के पास होते जाएँगे हम लोग। तो प्रीलिम्स का हम 3 महीने पहले भी अगर शुरुआत करते हैं तभी भी हो जाएगा, बट मेंस बहुत अच्छा करना चाहिए, आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है। आंसर राइटिंग इज वेरी नेसेसरी। तो बेसिकली जो हमारे फ्रेशर्स बच्चे होते हैं उनके अंदर एक धारणा होती है और उनको गाइडेंस भी कुछ इस तरह से मिला होता है कि पहले आप प्रीलिम्स का कोर्स तैयार करिए सिलेबस, क्योंकि जब प्री हो जाएगा तो उसके बाद मेंस देने की बारी आएगी। आप जैसा कि बता रही हैं और काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड कैंडिडेट्स भी इस बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे प्रिपरेशन का जो डायरेक्शन ऑफ प्रिपरेशन है वो उल्टा है, एग्जामिनेशन का डायरेक्शन अलग है, वो प्री मेंस एंड इंटरव्यू जाता है। एंड यू आर सेइंग कि डायरेक्शन ऑफ प्रिपरेशन शुड बी फ्रॉम द इंटरव्यू, मेंस एंड देन प्री। सर इंटरव्यू की तो कोई तैयारी नहीं होती है, वो तो सर पर्सनालिटी टेस्ट होता है, खुद से हमें अपनी चीज़ें डेवलप करनी पड़ती हैं। बट मेंस एंड प्री में सर पहले मेंस की तैयारी पहले मेंस की तैयारी आवश्यक होती है, यानी कि जब तक बच्चे इस डायरेक्शन में मेंस फ्रॉम मेंस टुवर्ड्स प्री इस डायरेक्शन में तैयारी नहीं करते तब तक उनका सिलेक्शन क्या होने की संभावना थोड़ी कम है। और आपने भी इसी डायरेक्शन में तैयारी की, पहले मेंस और प्री, इसीलिए पहले ही अटेम्प्ट में शायद आपका ये रणनीति आपकी सक्सेसफुल रही। ठीक है। इंटरव्यू में अगर हम बात करें कि इंटरव्यू स्टडी में जो प्रिपरेशन आपने की तो उसके लिए आपने खुद से तैयारी की इंटरव्यू में, जैसे मॉक्स वगैरह भी लिए, और उससे अगर आपने मॉक लिए तो उससे आपको क्या शॉर्टकमिंग्स अगर उसमें आपको दिखाई पड़े, उसमें कैसे आपको सफलता हेल्प मिली? सर मॉक कोचिंग संस्थान में ही जो आयोजित कराए गए थे उसी में पार्टिसिपेट किया था और बहुत हेल्प मिली हमको, क्योंकि इंटरव्यू में और कुछ डर नहीं होता है, बस हेजिटेशन होती है। तो हेजिटेशन से उबरने में हमें बहुत सहायता मिली, जिससे सर बहुत अच्छा हो गया मेरा इंटरव्यू आपका काफ़ी अच्छा रहा। तो इंटरव्यू में जो आपने मॉक दिया तो मॉक देने से आपका जो एक्सपीरियंस है, तो फील करने का जो एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी इनरिच हुआ। और बोर्ड में जब आप पहुंची थी तो आप उसमें हेजिटेशन हो रहा था कि डर लग रहा था कि यू आर वेरी इजी, काम एंड इजी, और बहुत ही नेचुरल तरीके से इंटरव्यू निकल गया आपका? इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि सर यहाँ पे इतनी प्रैक्टिस हो गई थी तो सारा हेजिटेशन लगभग निकल गया था। और सर अगर वहाँ पे जब आप जाते हैं तो बोर्ड मेंबर्स भी बहुत अच्छे से दे वर वेरी हेल्पफुल। यस सर, बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं, आपको बहुत ही कंफर्टेबल जोन में ले आते हैं, तब शुरू करते हैं। तो इस बार आपका इंटरव्यू जो है, हालांकि ये पहला ही इंटरव्यू आपका था और काफ़ी बोर्ड मेंबर बड़े ही कॉर्डियल इन्वायरमेंट में आपका इंटरव्यू हुआ। यस। तो किसी दिन तरह से आपको स्ट्रेस नहीं दिया गया? स्ट्रेस नहीं दिया गया, ठीक है। टेस्ट सीरीज के बारे में अगर मैं बात करूं तो टेस्ट सीरीज का आपके कोर्स ऑफ प्रिपरेशन में क्या इंपॉर्टेंस होता है कि टेस्ट देने से क्या फ़ायदे होते हैं, कितने लगभग टेस्ट देने चाहिए, मेंस और प्री के टेस्ट में कौन से टेस्ट को वेटेज ज़्यादा देनी चाहिए, किस टेस्ट को कंपेरेटिवली कम वेटेज दें, क्या दोनों को इक्वली देने चाहिए, इन सब बारों में आप बताइए। सर टेस्ट सीरीज़ बहुत हेल्पफुल होती है सर, हमको तो बहुत हेल्प मिली टेस्ट सीरीज़ से। जो संस्थान में जो भी टेस्ट सीरीज़ आयोजित कराई गई उनको सारे ही हमने अटेंड किए, सारे दिए सर। मेंस में जो भी हुई मेंस की भी सारी दी सर। टेस्ट सीरीज़ से ये होता है कि सर कुछ नया नहीं लगता एग्जाम में जब लिखने जाते हैं। प्रीलिम्स की सारी यहाँ पे ज्वाइन की थी हमने, कोचिंग के ही, तो सारे दिए थे, तो हमें सर कुछ वहाँ पे नया नहीं लगा, कोई हेजिटेशन नहीं लगा, कुछ भी डर नहीं लगा। जैसे यहाँ देते थे वैसे सर वहाँ दिया, तो कुछ भी नयापन नहीं लगा, बहुत हेल्प। तो जो मेंस की आपने टेस्ट सीरीज, जैसे प्री की तो ऑब्जेक्टिव होती है, मेंस पे तो कॉपी चेक करे जाते, तो कॉपी चेक पहले आप याद करिए अपनी जर्नी का पहला हिस्सा, जब आप शुरुआत में टेस्ट देते थे मेंस के, तो आपको इनपुट सर लोग देते होंगे कि ये सुधार करने की आवश्यकता है। तो अगर आप अपनी जर्नी का पहला हिस्सा शुरुआती हिस्से से आज की तुलना करें तो उसमें कुछ वेरिएशन दिखाई पड़ा आंसर लिखने में, कुछ आपने सीखा नया या कुछ ग्रो अप किया, इनरिचमेंट किया, उसके बारे में बताइए। सर बिल्कुल सर, बहुत अंतर पड़ता है। जब शुरुआत की थी तो सर बहुत फीडबैक मिलता है, सर बताते हैं, पर थोड़ा सा बुरा भी लगता है, लेकिन वो चीज़ें सर सुधरती जाती हैं। अब अगर हम पहला आंसर अपना उठा के देखें जो हमने पहली बार लिखा था और अब देखते हैं तो बहुत बेकार लगता है हमें खुद में। तो बहुत सी सर बहुत हेल्पफुल रहती है, बहुत अच्छी तैयारी भी हो जाती है। बट सर आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है, जितना आंसर राइटिंग करेंगे उतना सिलेक्शन के करीब होते जाएंगे। हाँ, क्योंकि आप एग्जामिनर के पास आप तो पहुँचते नहीं, आपकी कॉपी ही जाती है।
और जितना कोशिश करें नोट्स हम लोग ये भी एक सर रहता है स्टूडेंट्स नोट्स बहुत कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सर ज़्यादा मेरे ख्याल से ज़्यादा इधर-उधर के नोट्स नहीं लेने चाहिए। जो भी टीचर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो सफिशिएंट है, अच्छा ही पढ़ाएँगे। उनको अच्छे से रीड करना चाहिए, अच्छे से पढ़ें और खुद से फ्रेमिंग करनी चाहिए। आंसर राइटिंग वगैरह है खुद से करें, दूसरों का सर नोट्स हेल्पफुल नहीं होते हैं, क्योंकि आपकी कॉपी नहीं जाएगी वहाँ पे, आपके जो माइंड में रहेगा वही जाएगा एग्ज़ाम में। एग्जामिनर को तो ये भी नहीं पता है कि किस एज ग्रुप का है, कौन स्त्री है, जो पुरुष है। तो केवल कॉपी के जरिए ही आप अपने परीक्षक के पास पहुंचते हैं और वो आपको नहीं जांचता, आपकी कॉपी को जांचता है। इसलिए जितना अच्छा कॉपी को लिख सकें, जितना अच्छा सजा सके, जितने अच्छी तरह से उसको संजो सके अपनी बातों को, तो उतने ही ज़्यादा अंक आप अर्जित कर सकते हैं। और एक बार आपने मुख्य परीक्षा में अन्य लोगों से अधिक अंक प्राप्त कर लिए तो आपका जो चयन है वो लगभग तय हो जाता है। और यही इस परीक्षा की सबसे कठिन और सबसे कमज़ोर कड़ी भी है। कठिन इसलिए है कि लोग आंसर राइटिंग पे ध्यान नहीं देते हैं, इस वजह से वो कॉपी में उनके पास ज्ञान होते हुए भी उसको वो लिख नहीं पाते हैं। और सरल इसलिए कि अगर हमने एक बार इसको क्रैक कर लिया तो हमारा जो चयन है वो लगभग तय होता है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण प्रियंका है, जिन्होंने पहले ही प्रयास में और इन्होंने केवल अपने टीचर्स के बात मानी और उसी हिसाब से तैयारी की, और आज ये प्रथम प्रयास में ये जो है सिविल जज बनकर हमारे सामने बैठी हुई है। प्रियंका, एक और बात बच्चे जानना चाहते हैं कि आपका टाइम टेबल कैसा रहा? आपने सेल्फ स्टडी की थी कि ग्रुप में स्टडी करना आप ज़्यादा अच्छा रहता है? इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। सर हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा 18 या 20 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंसी से अगर 4, 5 या 6 घंटे भी पढ़ते हैं तभी भी बहुत सफिशिएंट है। सर मेरा टाइम टेबल ऐसा कुछ बनाया नहीं था, बस लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, लाइब्रेरी में पढ़ते थे दिन भर। शाम को कभी-कभी ये होता था कि थक गए बहुत ज़्यादा तो नहीं भी पढ़ा, ऐसे ही सो गए खाना खा पी के। या एग्ज़ाम के टाइम पे सर पढ़ा, रात भर पढ़ा, जब एग्ज़ाम लगा था तब तो पढ़ना पड़ेगा, वरना बहुत ज़रूरी है। 18-20 घंटे पढ़ना नहीं ज़रूरी है। आप लोग 5 से 6 घंटे पढ़ेंगे, रेगुलर पढ़ते रहिए, तभी भी आपका सिलेक्शन ज़रूर हो। So the duration of the study is not important. Continuity in the study is more important. Yes. और इसमें आपने जो कोई टाइम टेबल बनाया था, जैसे बच्चे रात के 2 बजे तक बना रखा है कि हम डेली इतना पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। एक आपने नेचुरल तरीके से प्रिपरेशन की और जिस हिसाब से संस्थान में या आपके जो रेस्पेक्टिव सर थे उन्होंने गाइड किया, उस हिसाब से ही आपने अपने प्रिपरेशन को ऑर्गेनिक तरीके से करो। तो पूरी जर्नी आपने बेसिकली एंजॉय की है। इसमें मेहनत करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ी, आप ऑर्गेनिक तरीके से अपने पढ़ाई। अगर लगातार पढ़ते रहते हैं कंटिन्यूटी से तो बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं लगती, हो जाएगा आपका। मतलब 2 दिन में कम पढ़ना है लेकिन लगातार 365 दिन पढ़ रहा है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, बच्चे ये भी जानना चाहते हैं कि नोट्स कैसे बनाया जाए? नोट्स के बारे में बहुत भ्रांतियाँ हैं कि ये किताब ले लो, यहाँ से ले लो, या नोट्स परचेज कर लो। तो मैं 2 प्रश्न भागों में इस प्रश्न को बांटना चाहूँगा। परचेज किए गए नोट्स कितने ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और स्वयं से बनाए हुए नोट्स कितने हेल्पफुल, पहला। दूसरा मेरा प्रश्न है कि अगर स्वयं के बनाए नोट्स बनाने चाहिए या बनाते हैं तो उसको किस प्रकार से बनाया जाए? ये बच्चों का जरा आप मार्गदर्शन करिए। सर नोट्स बहुत ज़्यादा कलेक्ट नहीं करना चाहिए इधर-उधर से, क्योंकि हमने तो नहीं खरीदे कहीं से। तो जो कोचिंग में जो सर ने प्रोवाइड किए बस उसी को बार-बार रीड करना, उसी को देखना बार-बार से। एंड खुद से अगर नोट्स बनाते भी तो बहुत ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है कि 10-10 बार हम एक ही चीज़ लिख रहे हैं। एक बार लिख लीजिए, आपके नोट्स है, उसको रीड करते रहिए। आप आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है, आंसर राइटिंग फ्रेम करिए, उसी का शॉर्ट नोट बना लीजिए, उसी की सिनॉप्सिस तैयार कर लीजिए, उसी को बार-बार प्रैक्टिस करना चाहिए बस। सर इधर ज़्यादा सोर्सेस देने की ज़रूरत नहीं है, फिर माइंड डाइवर्ट हो जाता है। इसका मतलब इस एग्जाम की एक और खास बात है कि मल्टीपल सोर्सेस को आप रिसर्च ना करके एक ही सोर्स को मल्टीपल बार रिसर्च करें, तो वो ज़्यादा। एक ही चीज़ को कई बार अगर आप पढ़ते हैं, कई बार तैयार करते हैं, हाँ, वो ये ध्यान देने लायक बात ज़रूर होनी चाहिए कि वो जो भी आपका सोर्स मटेरियल है वो मानक हो, स्टैंडर्ड हो। वो सब स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। एक स्टैंडर्ड मटेरियल को अगर आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लेते हैं और बाई वर्बल, नॉट फ्रॉम ओनली फ्रॉम द वर्बल पर्सपेक्टिव एज वेल एज फ्रॉम रिटन पर्सपेक्टिव, आप उसको कई बार लिख कर लॉन्ग आंसर टाइप में, उसी को शॉर्ट आंसर टाइप में 20 वर्ड्स में मल्टीपल टाइप से अगर आप उसको लिख लेते हैं, उसकी साइनॉप्सिस बनाते हैं, तो आपको वो जो आई ब्रेन एंड हैंड कोऑर्डिनेशन है वो एकदम निखर कर आ जाता है। और जो एग्जामिनेशन हॉल में वो जो छोटा सा
कुछ मिनटों का जो समय होता है, कुछ घंटों का समय होता है, उसमें आपका जिस गति से मस्तिष्क चल रहा होता है, उसी गति से आपकी आंखें और हाथ चल रहे होते हैं, तो आप कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर परफॉर्म करवाते हैं आपकी कॉपीज़ में। Yes. ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। फिर मैं आपसे बताऊंगा कि ये जो मेरा अंतिम प्रश्न आपसे रहेगा कि ये जो सिविल जज बनने का जो आप श्रेय, अगर आप कहें कि पूरी प्रिपरेशन हुई, तो आप किसको देना चाहेंगे अपने सिविल जज बनने का? सर सबसे पहले तो मेरी फैमिली, मम्मी पापा और भाई, सबसे बड़ा फैमिली में भाई, क्योंकि वही हमको वहाँ से लेकर आए लखीमपुर से यहाँ लखनऊ प्रिपरेशन कराने के लिए। सर उसके बाद हमने यहाँ पर संस्थान ज्वाइन कर लिया वैद ICS। तो संस्थान के सर सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं सर, आप एंड दीपक सर, अमित वर्मा सर, जो लॉ फैकल्टी है। लॉ में तो सर उनका पूरा योगदान रहा, उनकी बहुत हेल्प रही सर। कोचिंग से सारे बहुत टीचर्स बहुत अच्छे, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया। क्लासेस के बाद भी हम पूछते थे, जो भी डाउट्स रह जाते थे वो बता देते थे सर। तो बस सारा श्रेय फैमिली एंड वैद ICS के सारे टीचर्स को देना चाहते हैं, स्पेशली अमित। अमित सर का तो बहुत खास योगदान रहा है, और आप ही का नहीं, बाकी के बच्चों के सिलेक्शन में भी जो पर्सनल मेंटरिंग हुई है, उससे सभी बच्चे एडमिट भी करते हैं कि हाँ उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और आप सभी लोग भी अगर अपने भविष्य में सिविल जज बनना चाहते हैं, तो आप इस इंटरव्यू में कही गई बातों पे को अमल में लाएं। एक अच्छा स्टैंडर्ड मटेरियल आप चुनें, अपने बड़ों का आदर करें, और साथ ही साथ जो अपने टीचरों की कही हुई बातों का पालन करें। आप किसी भी जगह पर हो, किसी भी संस्थान में हो, आपके टीचर्स हमेशा आपके हित के बारे में सोचते हैं। वही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका आपके साथ किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता या कंपटीशन नहीं है, और आपके चयन होने से और आपके अपने पर्टिकुलर एग्जाम में सक्सेस होने से आपके माता पिता के बाद सबसे ज़्यादा खुशी आपके टीचरों को, गुरुजनों को होती है। तो अपने गुरुजनों की बातों को ध्यान में रखें, मल्टीपल बार अपने स्टैंडर्ड सोर्स मटेरियल को पढ़ें, उसको लिखने की बार बार कोशिश करें, और डायरेक्शन ऑफ इंटरव्यू जो प्रिपरेशन है वो आपका मेंस से प्रीलिम्स की तरफ रहे, तो आप बहुत ही अल्प समय में सफलता अर्जित करेंगे। तो प्रियंका की तरह आप लोग भी भविष्य में, निकट भविष्य में सफलता अर्जित करें और हमें सूचित करें, और इसमें जिस भी प्रकार की हम आपकी सहायता कर सकें, हम बिल्कुल उसके लिए तैयार हैं। तो आपको अगर अपनी प्रिपरेशन में किसी भी प्रकार की मदद की ज़रूरत हो, किसी भी तरह की सहायता की ज़रूरत हो, तो आप वैद लॉ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर या हमारे दिए गए पते पर और फ़ोन नंबर पर फ़ोन करके हमसे संपर्क साध सकते हैं। हम हर समय आपकी हर तरह से मदद करने के लिए कृत संकल्प और तैयार है। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मुलाकात करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।